Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Sonal. स्क्रीन विजिबल है? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. No, ma'am. Now, Sonal अब विजिबल है? मैम अभी भी लिखा ही आ रहा है स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग बट स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओके। मेरे एंड से भी वन मिनट और वेट कर लेते हैं, अभी किसी को ज्वाइन करना हो देन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को 2 असाइनमेंट मिल चुकी है ना क्लास? क्लास आप लोगों को 2 असाइनमेंट मिल चुकी है ना? मैम एक ही मिला है अभी तो। अभी एक मिला है। ओके। आज इस वीक में मुझे आपके ना 2 एमसीक्यू लेने हैं और मैं आपको एक असाइनमेंट और दे दूंगी अगर 2 हैं तो। सॉरी, एक दिया है तो मुझे लग रहा था कि मैंने 2 दे दिया आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बाइंडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा टू मेमोरी बताया था, किसी को याद है? कंपाइल टाइम, लोड टाइम एंड एग्जीक्यूशन टाइम। वी आर डिस्कसिंग यूनिट 3 मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ। मेन मेमोरी के बारे में हमने पढ़ा था। मेन मेमोरी में डेटा कैसे हैंडल करते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन।
मेमोरी हायरार्की याद है आपको? मैंने मेमोरी हायरार्की बताई थी। यस मैम। किस ऑर्डर में डेटा एक्सेस होता है बताओगे आप मेमोरी हायरार्की में? मैं आपको ना दोबारा से एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि सब कुछ भूल चुके हो। तो योर चैप्टर नेम इज, जो यूनिट इट इज योर मेमोरी मैनेजमेंट, कि मेमोरी में कैसे डेटा को मैनेज करना है। दिस इज फर्स्ट में, लाइक आपने क्या पढ़ा था फर्स्ट में? ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड में हमने पूरा प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ा। मेमोरी मैनेजमेंट। तो मैंने आपको हायरार्की कैसे बताई थी? फर्स्ट इज योर सीपीयू। सीपीयू कैसे एक्सेस करता है? कैश मेमोरी, देन योर मेन मेमोरी, देन सेकेंडरी मेमोरी। ये मैंने आपको हायरार्की बताई थी, कैसे कैसे ऑर्डर में डेटा एक्सेस होता है। अगेन मैं आपको एक बार बता रही हूँ कि हमारे, दिस इज प्रोसेसर, जहां पर प्रोसेस जो होगा आपका रन होगा, प्रोसेसर रिक्वायर्ड होता है। आफ्टर दैट हमारे पास टू मेमोरी में क्या क्या है आपका? सेकेंडरी मेमोरी था, ठीक है, और नेक्स्ट क्या था हमारे पास? मेन मेमोरी, ठीक है। यहाँ पर दिक्कत क्या थी कि हमें मेमोरी मैनेज करने के लिए हमारे पास थ्री मेन पॉइंट्स होने चाहिए। एक तो मेमोरी का जो साइज होना चाहिए, इट विल बी लार्जर, लार्ज साइज होना चाहिए, सो दैट आप जितना भी डेटा है उसको वहां पर हैंडल कर पाओ, स्टोर कर पाओ। सेकेंड, यस मैं दोबारा से ही आपको बता रही हूँ, देख लो एक बार। सेकेंड है एक्सेस टाइम लेस होना चाहिए। बट आप यहाँ देखोगे कि जब भी आपकी मेमोरी लार्ज होगी, व्हेन वी हैव लार्ज स्पेस, जब आपके पास लार्जर स्पेस है, तो एक्सेस टाइम रिड्यूस होगा या इंक्रीज होगा? क्या होगा? मैम इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा, ठीक है। बट हमें चाहिए क्या? रिक्वायरमेंट क्या है? एक्सेस टाइम शुड बी रिड्यूस, बट ये पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग मेमोरी हायरार्की, ठीक है। प्लस थर्ड क्या था? फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? लार्जर स्पेस चाहिए हमें। सेकेंड इज एक्सेस टाइम रिड्यूस चाहिए, ठीक है। एंड थर्ड क्या था कि जो मेमोरी की कॉस्ट है पर यूनिट, इट शुड बी लो। जो कॉस्ट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? वो लो होनी चाहिए। अब कॉस्ट और ये वाला जो पॉइंट है, फर्स्ट और थर्ड, तो हमारा सेकेंडरी मेमोरी से फुलफिल हो रहा है, बट जो एक्सेस टाइम वाला आपका जो पॉइंट है वो यहाँ से फुलफिल नहीं हो रहा था। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द मेन मेमोरी। ये थ्री पॉइंट्स क्लियर हुए कि हमें हायरार्की की नीड क्यों है? मैम थर्ड वाला एक बार और बता दीजिए। क्लास मेमोरी में हमने हमेशा पढ़ाई कि हमारा जितना भी डेटा या प्रोसेस जो रन होते हैं वो कहाँ स्टे करते हैं? मेन मेमोरी में, ठीक है। सो दैट सीपीयू प्रोसेसर उनको इजीली एक्सेस कर पाए। बट इसकी नीड क्या थी? ये थ्री नीड्स थी आपकी। जो मेमोरी को हमें रिक्वायरमेंट थी मेमोरी से, वो क्या थी? लार्जर स्पेस, सेकेंड वन इज एक्सेस टाइम शुड बी रिड्यूस, और थर्ड क्या है कि कॉस्ट जो पर यूनिट है आपकी मेमोरी की, वो हमें लेस पड़े, एक्सपेंसिव ना हो मेमोरी की कॉस्ट। तो जितना ज्यादा स्पेस होगा उतना ही आपको पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी के थ्रू हमारा फर्स्ट और थर्ड पॉइंट तो मैनेज हो रहा था, बट जो एक्सेस टाइम वाला पॉइंट है वो नहीं था पॉसिबल, क्योंकि जब भी प्रोसेसर को कोई इंस्ट्रक्शन फैच करनी है तो वो यहाँ से क्या करेगा? जितना ज्यादा डेटा उतना ही उसको एक्सेसिंग टाइम ज्यादा लगेगा। इसीलिए हमने क्या किया? जो इंस्ट्रक्शंस आपकी अभी करंटली एग्जीक्यूट होने वाली हैं उनको हम कहाँ रख लेते हैं? मेन मेमोरी में, सो दैट एक्सेस टाइम भी आपका रिड्यूस हो जाए। नाउ इट इज क्लियर? यस मैम। तो अब हम पढ़ रहे हैं मेन मेमोरी के बारे में, कि जब आपको डेटा फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी लाना होता है तब ये क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो हमारे पास इस टाइम पे दो चीजें रिक्वायर्ड है। फर्स्ट इज एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है, और सेकेंड नीड क्या थी? डेटा को ट्रांसमिट फ्रॉम सेकेंडरी टू योर मेन मेमोरी, ठीक है। इस सेकेंड पॉइंट को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था? सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को मेन मेमोरी में लाना पड़ता था। तो इसके लिए हमें पास क्या क्या नेक्स्ट हमारे जो इश्यूज
रेज हुए थे वो क्या था, एक तो एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है, और सेकंड इज योर डेटा ट्रांसलेशन। कंप्लीट आपका यूनिट 3 है, इन्हीं पॉइंट्स पे बेस्ड है। तो आपको एटलीस्ट ये जो मैं पॉइंट्स पहले भी बता चुकी हूँ और जो अभी दोबारा से बता रही हूँ, ये आपको पता होना चाहिए कि मेन मेमोरी हम यूज क्यों करते थे, कहाँ से ये बेस रजिस्टर, लिमिट रजिस्टर, ये सब चीजें हैं क्या। हमें क्या करना पड़ा, एक्सेस टाइम को रिड्यूस करने के लिए डेटा को फैच करना है फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी। जब आप तो ये डेटा ट्रांसमिट कैसे हो रहा है, तो ये इसके लिए हमें ये इस इशू को हैंडल करना था कि किस ऑर्डर में करें कि हमारा इजीली डेटा को ट्रांसलेट कर पाओ। दूसरा, सीपीयू जनरेट करता है हमारा लॉजिकल एड्रेस, और ये लॉजिकल एड्रेस किसके कॉरस्पॉन्डिंग होता है, इट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेकेंडरी मेमोरी। बट नाउ सीपीयू को मेन मेमोरी से डेटा हैंडल करना है, और मेन मेमोरी के पास कौन सा एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस। सेकेंड इशू ये था आपका एड्रेस ट्रांसलेट करना, एड्रेस को मतलब मैच कराना। क्लियर है क्लास? यस मैम। वी हैव थ्री, हमारे को जो मेमोरी से एक्सपेक्टेशन थी वो थ्री थी। फर्स्ट इज योर लार्जर साइज, सेकंड इज एक्सेस टाइम शुड बी रिड्यूस्ड, और थर्ड इज कॉस्ट पर यूनिट, जो कॉस्ट पड़नी चाहिए मेमोरी को रिड्यूस हो। देन बट ये सेकेंडरी मेमोरी से सेकेंड पॉइंट जो था एक्सेस टाइम वाला, वो हैंडल नहीं हो रहा था। देन हमने क्या किया, डेटा को ट्रांसफर किया मेन मेमोरी से, सो दैट सीपीयू इजीली डेटा को फैच कर पाए, क्योंकि मेन मेमोरी का साइज क्या होता है आपका, लेस होता है एज कम्पेयर टू अवर सेकेंडरी मेमोरी। तो वहां से हमारा एक्सेसिंग टाइम रिड्यूस हो रहा था। तो उसके लिए हमें हमारे पास दो अगेन इश्यूज रेज हो गए कि डेटा को ट्रांसलेट करना, और सेकेंड वन इज योर ट्रांसलेशन ऑफ एड्रेस। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि मेमोरी जब भी हम डिवाइड करते हैं, डिफरेंट लोकेशंस में डिवाइड करते हैं, और हर एक जितनी भी लोकेशंस होंगी उन लोकेशंस को एड्रेस प्रोवाइड करते हो। जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है इट इज योर बेस एड्रेस, ठीक है, यहाँ पर लास्ट एड्रेस गिवन नहीं होता। सो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट प्रोसेस, सपोज ये प्रोसेस P1 है, दिस इज P2 एंड दिस इज P3। तो हमारे पास कोई भी ना हर एक प्रोसेस का लास्ट एड्रेस नहीं गिवन है। अगर आपको लास्ट एड्रेस कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, ये बेस हमेशा, प्लस बेस। हाँ जी, ये हमेशा बिगर एड्रेस होगा। तो इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है माइनस प्रीवियस वाले का जो स्टार्टिंग एड्रेस है, उन दोनों को माइनस करोगे तो इक्वल टू हमें क्या मिलता है, लिमिट मिलता है। लिमिट मतलब स्पेस, स्पेस टेकन बाय जो भी आप किसी प्रोसेस का निकाल रहे हो। लाइक आप 3000 सॉरी 3 लाख, 3 लाख है ना ये, 40 को माइनस करोगे फ्रॉम 30 लाख है ये, है ना, 30 लाख माइनस 25 लाख समथिंग करोगे तो आपके पास स्पेस आ जाएगा प्रोसेस वन का, कि प्रोसेस वन कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, तो वो जो आएगा स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं। तो लास्ट एड्रेस निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बेस प्लस लिमिट कर रहे हैं, क्योंकि बेस आपको स्टार्टिंग एड्रेस गिवन है, आपको टोटल स्पेस पता चल गया कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो बेस प्लस लिमिट, तो इससे जस्ट प्रीवियस एड्रेस आ जाएगा, बेस प्लस लिमिट जो होगा यहाँ पर -1 कर दो यहाँ से, तो यहाँ पर आपको लास्ट एड्रेस मिल जाएगा, उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर बेस प्लस लिमिट। ठीक है, यानी कि बेस प्लस लिमिट की यहाँ वैल्यू क्या आएगी, 420939। क्लास इतना समझ में आया है? यस मैम। इतना मैं और भी डिटेल में आपको करवा चुकी हूँ, ये एड्रेस कैलकुलेशन पहले ना। ये आपकी एरे के फॉर्म में होती है, इसका एग्जांपल मैंने आपको एरे बताया। यस मैम। ठीक है, एरे इन द सेंस 0 से स्टार्ट होगा, कंटीजियस लोकेशन, कंटीजियस फॉर्म में होगा, कंटीजियस। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो गई।
एक मिनट मैं नेटवर्क स्विच कर लेती हूँ, यहाँ नेटवर्क इशू है कॉलेज में आपके ना। अभी ठीक है क्लास? यस मैम। ओके। मैं आपको बता रही थी कि जो ये मेमोरी है, एक एरे इसका एग्जांपल है, ठीक है। एरे की तरह वर्क करता है। जैसे आपने एरे में देखा था कि 0 से स्टार्ट होते हैं आपकी लोकेशंस जो होती हैं, और अप टू जितने भी नंबर ऑफ लोकेशंस हैं वहां पर आप मार्क करते हो 1 by 1। सिक्वेंशियल ऑर्डर में होते हैं, सिक्वेंशियल, और हम इसको कंटीजियस मेमोरी लोकेशन भी बोलते हैं। इन द सेम वे आपकी मेन मेमोरी भी वर्क करती है। बेस और लिमिट रजिस्टर क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, ये दोनों विद इन प्रोसेसर ही लाई करते हैं, एड्रेस कैरी करते हैं आपके जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूशन में होते हैं उनका। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था हार्डवेयर एड्रेस प्रोटेक्शन। हार्डवेयर एड्रेस प्रोटेक्शन मींस आप जब मेमोरी से डेटा एक्सेस करोगे तो वो कैसे करना है। इसके लिए हमने क्या किया, कोई भी रिक्वायर्ड एड्रेस है तो उसको हम चेक कर लेंगे कि वो विद इन रेंज है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस प्रोसेस की कोई इंस्ट्रक्शन है, प्रोसेस मींस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एक प्रोग्राम को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं व्हेन इट इज इन एग्जीक्यूटिंग स्टेट। बट इसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस तो बहुत सारी होंगी ना, एक सिंगल इंस्ट्रक्शन नहीं होगी। तो इन द सेम वे वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कोई प्रोसेस बेस से, बेस एड्रेस से, और एंड कहाँ हो रहा है, बेस प्लस लिमिट पर। तो आपकी जो, अगर सपोज मैं एड्रेस देखना चाहती हूँ या कोई इंस्ट्रक्शन फैच करना चाहती हूँ मेन मेमोरी से प्रोसेस 2 की, तो उसकी जो भी वैल्यू होगी वो कहाँ लाई करेगी, विद इन दीज टू, बिटवीन द बेस एंड बेस प्लस लिमिट। क्लियर है क्लास? यस मैम। तो हम नेक्स्ट वाले स्लाइड में यही चेक कर रहे हैं कि जो आप एड्रेस फैच करना चाह रहे हो, जो आप डेटा फैच करना चाह रहे हो एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग मेन मेमोरी से, वो चेक कर रहे हैं कि जो आपकी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है इट इज लाई बिटवीन द बेस एंड बेस प्लस लिमिट, यस और नो। इफ यस देन वो आपको डेटा प्रोवाइड कर देगा, अदरवाइज आप एरर मैसेज शो कर दोगे। ठीक है, मैं आपको शो करती हूँ यहाँ पे। सीपीयू ने एक एड्रेस दिया, देन आप चेक कर रहे हो बेस से हमेशा ग्रेटर या इक्वल होगा और बेस प्लस लिमिट से लेस होगा। ठीक है, अगर ऐसा है तभी आप डेटा को एक्सेस, मेमोरी को एक्सेस करने दोगे, अदरवाइज और एड्रेस मतलब आपका करेक्ट नहीं है, इलीगल एड्रेस है, या आप उसको एरर मैसेज शो कर दोगे। ठीक है क्लास? यस मैम। नेक्स्ट है हमारा एड्रेस बाइंडिंग। मैंने आपको एड्रेस के बारे में बताया था, वी हैव टू टाइप्स ऑफ एड्रेसेस, लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस जो आपका सीपीयू जनरेट करते हैं, एंड फिजिकल एड्रेस दीज आर जनरेटेड बाय द मेमोरी। अब लॉजिकल एड्रेस जो सीपीयू जनरेट कर रहा था वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग था, सेकेंडरी मेमोरी के। बट अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, हमें बाइंडिंग करनी पड़ती है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, अभी हम एड्रेस ट्रांसलेशन अभी पढ़ेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको बता रही हूँ बाइंडिंग। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ बाइंडिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा को मेमोरी के साथ बाइंड करते हैं, मतलब डेटा फैच के लिए। फॉर एग्जाम्पल कंपाइल टाइम, लोड टाइम एंड एग्जीक्यूशन टाइम, 3 टाइप की आपके पास बाइंडिंग है। कोई बाइंडिंग अगर कंपाइल टाइम पे हो रही है तो उसको एब्सोल्यूट कोड आप बोल सकते हो। ठीक है, मींस हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन पहले से होनी चाहिए।
उसे हम बोलते हैं कंपाइल टाइम। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एडिशन का आप एक प्रोग्राम कर रहे हो और उसमें आपने ए और बी दो वेरिएबल्स हैं, उसकी वैल्यू पहले से डाल दी है प्रोग्राम में। आपका प्रोग्राम इस तरह से आपने लिखा है a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3 एंड c इक्वल्स टू a प्लस b, और उसको रन कर रहे हो। तो क्या होगा, वहां पर सारा डेटा ऑलरेडी आपके पास प्रायर इंफॉर्मेशन है। उस टाइप की बाइंडिंग को हम बोलते हैं कंपाइल टाइम बाइंडिंग। कंपाइलर ही चेक कर लेगा कोई एरर तो नहीं है, आपके पास ऑलरेडी सारी चीजें अवेलेबल हैं, जस्ट यू हैव टू रन द प्रोग्राम। नेक्स्ट है लोड टाइम बाइंडिंग। लोड टाइम बाइंडिंग का मीनिंग क्या है कि कंपाइल टाइम पे, मतलब आपने स्टार्टिंग में डेटा प्रोवाइड नहीं किया और रन टाइम पे जो डेटा मिल रहा है, जो आप प्रोग्राम करते थे ना ए और बी की वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आपसे ब्लैक वाली स्क्रीन पे कमांड विंडो पे मांगता था, वो एग्जांपल है आपका एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग का। लोड टाइम बाइंडिंग आप उसको बोलोगे जिसमें आपका कुछ स्टार्टिंग में एरर वगैरह मैसेज शो करता है डिवाइड बाय 0, कि वो रन भी नहीं हो रहा और कंपाइल टाइम में आपने डेटा प्रोवाइड भी किया था बट आपको क्लियर नहीं है वो डेटा क्या है, उसे हम बोलते हैं लोड टाइम बाइंडिंग। या एक एग्जांपल मैंने इसको दिया था आपका इसका, कि कंपाइल टाइम मींस जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है। ये एग्जांपल किसका हुआ आपके पास, ट्रेन का, ठीक है, सारे रिजर्वेशन सीट कहाँ आपको बैठना है, कहाँ से जाना है, सारी इंफॉर्मेशन है। लोड टाइम मींस आपको स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन नहीं है, जब आप फ्लाइट से मूव कर रहे हो 1 घंटा पहले वहां पहुंचे हो, उस टाइम उन्होंने आपको डेटा प्रोवाइड कर दिया, उसे हम बोलते हैं लोड टाइम बाइंडिंग। ठीक है, यस मैम। कोड जनरेट करता है मींस जो भी आपकी डेटा है ना वहां पर उसके अकॉर्डिंगली वो मैनेज करके आपको अगेन एक कोड जनरेट करेगा। एब्सोल्यूट मतलब ओरिजिनल, आप डायरेक्टली उनको प्रोवाइड कर रहे हो। रीलोकेटेबल मतलब रन टाइम से पहले जस्ट वो आपका डेटा हैंडल करके आपको प्रोवाइड करेगा, वो बाइंडिंग को हम लोड टाइम बाइंडिंग कह रहे हैं। कंपाइल टाइम एग्जीक्यूशन टाइम मतलब ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जो डेटा आप प्रोवाइड कर रहे हो उसे हम बोल रहे हैं एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग। बाइंडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा टू मेमोरी, हमेशा सारा डेटा मेमोरी में स्टोर होगा। इंस्ट्रक्शंस की आपकी उनको रन कैसे कर रहे हो, उनकी बाइंडिंग मींस इंस्ट्रक्शन और डेटा को मैच करके रन कराना, रिजल्ट प्रोड्यूस करना, उसको हम बोल रहे हैं बाइंडिंग। ठीक है, यहाँ से आप ये देख सकते हो बाइंडिंग का एक एग्जाम्पल, ये इसका डायग्राम बनाया हुआ है कि कौन सी बाइंडिंग कहाँ पर किस टाइम पे रन हो रही है, मतलब एग्जीक्यूट हो रही है। वॉइस अब क्लियर है मेरी? यस मैम। ओके, अब देखो सोर्स प्रोग्राम, नेक्स्ट इज योर कंपाइलर और असेंबलर। यहाँ हमारा कंपाइल टाइम बाइंडिंग होता है। कोई भी प्रोग्राम आपका क्या होता है, सोर्स टू ऑब्जेक्ट कन्वर्ट होता है, देन वो रन होने से पहले लिंक होता है। वेट, डायग्राम देखा आप लोगों ने, समझ में आ रहा है कुछ इसमें? यस क्लास, आपने ये डायग्राम फर्स्ट सेम में भी आई होप पढ़ा होगा। यस मैम पढ़ा। एक्सप्लेन करोगे सोनल इसको, क्या हो रहा है यहाँ पे लोड टाइम वाला बेसिकली?
मैम इतना तो पता है, सोर्स कोड से स्टार्ट होकर के ऑब्जेक्ट में जाता है, फिर लोडर के पास जो फाइल्स होती है वो ना ऐड करता है, फिर लास्ट में होता है मैम एग्जीक्यूट होने के बाद। वो ये लिंकेज एडिटर नहीं पता क्या है। आपकी जितनी भी हेडर फाइल्स वगैरह होती है ना, वो सब यहाँ पर लिंक होती है और लोड होती है, उसे हम बोल रहे हैं लोड टाइम बाइंडिंग। जितना भी नेसेसरी डेटा होता है जो एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, फॉर एग्जांपल आपने स्टूडियो डॉट एच लिखा, कोनियो डॉट एच लिखा, उन सब की डेफिनेशन यहाँ पर ऐड होती है। फॉर एग्जांपल आपने कभी देखा हो तो कंपाइल टाइम पे जो एक मैसेज शो करता है, सपोज आपने एक हेलो प्रिंट कराया, उसके अंदर नंबर ऑफ लाइंस तो लिखी 4 या 5 मैक्सिमम। जब आप उसको कंपाइल करते हो ना तो वो नंबर ऑफ लाइन शो करता है। वो मैसेज देखा है आपने ध्यान से कि कितने नंबर ऑफ लाइन शो करता है? वो Yes, कभी ma'am. वो कभी भी 3 और 4 लाइन शो नहीं करता आपको, 100 200 कुछ इस तरह से ज्यादा लाइंस करता है। तो वो क्या होता है, यहाँ पर जितनी भी आपने हेडर फाइल से कुछ भी यूज किया ना, उन सबको लिंक करता है, लोड करता है। लिंकर और लोडर ये काम करता है। लाइक कंपाइलर आपका कंपाइल कर रहा है, इन द सेम वे लिंकर और लोडर भी आपके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं, सिस्टम प्रोग्राम्स हैं जो हेल्प करते हैं ये लिंकिंग में। उस बाइंडिंग को ही हम लोड टाइम बाइंडिंग कह रहे हैं। और आफ्टर दैट लास्ट में एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, यहाँ पर डॉट ओबीजे आपकी फाइल बनती है और लास्ट में बनती है एग्जीक्यूटेबल डॉट ईएक्सी फाइल बनती है। ठीक है, यस मैम। थ्री टाइप्स की आपकी बाइंडिंग है। लॉजिकल एड्रेस को हम वर्चुअल एड्रेस भी बोलते हैं। फिजिकल एड्रेस सेंट बाय द मेमोरी यूनिट, मेमोरी से रिलेटेड जो आपका एड्रेस है, इट इज योर फिजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस स्पेस मींस नंबर ऑफ लॉजिकल एड्रेसेस को, सेट ऑफ लॉजिकल एड्रेसेस को हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल एड्रेस स्पेस बोलते हैं। एंड सेट ऑफ फिजिकल एड्रेस स्पेसेस को हम बोलते हैं फिजिकल एड्रेस स्पेस, पर्टिकुलर प्रोग्राम का। सेट ऑफ ऑल फिजिकल एड्रेसेस जनरेटेड बाय अ प्रोग्राम, उन्हें उस कंप्लीट एड्रेसेस को हम बोल रहे हैं फिजिकल एड्रेस स्पेस। और एक प्रोग्राम में जितने भी कंप्लीट लॉजिकल एड्रेस के सेट है कंप्लीट, उसको हम बोल रहे हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस। ठीक है क्लास? यस मैम। ये पॉइंट भी आप एक बार इसको भी याद रख लेना। लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस आर द सेम इन कंपाइल टाइम एंड लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग स्कीम्स। लॉजिकल and physical addresses differ in execution time address binding। ठीक है, जो आपकी थर्ड वाली स्कीम है उसमें दोनों एड्रेसेस आपके डिफर होते हैं, और जो फर्स्ट टू है उनमें आपके लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस दोनों सेम रहते हैं। क्योंकि यहाँ तक आपने डेटा को अभी कुछ किया ही नहीं है, आपका जब रन होता है प्रोसेसिंग तभी स्टार्ट होती है, तभी आपकी मैपिंग होती है एड्रेसिंग की। सो नेक्स्ट आप मैपिंग करोगे कैसे? यहाँ पर आपके पास क्या है, लॉजिकल एड्रेस है, यहाँ पर फिजिकल एड्रेस है। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का काम होता है दोनों को कंपैटिबल बनाना। एड्रेस ट्रांसलेशन किसकी हेल्प से होता है, रीलोकेशन रजिस्टर की हेल्प से होता है। अब ये देखो कैसे हो रहा है यहाँ पे। बेस रजिस्टर को अब आप रीलोकेशन रजिस्टर कह रहे हो। सीपीयू के पास लॉजिकल एड्रेस है 346 और मेमोरी का आपके पास एड्रेस है 14। यहाँ पर जब आपको एक्सेस करना है ना, तो आप क्या कर रहे हो, जो रीलोकेशन रजिस्टर की वैल्यू थी, यानी कि जो आपका बेस एड्रेस था, वो आपने क्या किया, इसके साथ मर्ज कर दिया। इन दोनों को मर्ज करके आप इसको मैप करके देन मेमोरी को एक्सेस करते हो। ठीक है क्लास, जो भी लॉजिकल एड्रेस है आपका सीपीयू का, इसको ऐड कर देते हैं हम जो आपका बेस रजिस्टर का एड्रेस था उसके साथ,
इस तरह से हम मैपिंग कराते हैं लॉजिकल एड्रेस की फिजिकल एड्रेस से। जब आपके पास ये कंप्लीट फिजिकल एड्रेस होता है तब आप मेमोरी से डेटा को एक्सेस कर सकते हो। एक बार ये तीनों लाइंस पढ़ लो यहाँ से, इसको देख लो ध्यान से, नेक्स्ट आगे करते हैं फिर। एड्रेस ट्रांसलेशन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है। क्लियर है क्लास ये? यस मैम। बेस रजिस्टर को ड्यूरिंग मैपिंग हम रिलोकेशन रजिस्टर कह रहे हैं। द वैल्यू इन द रिलोकेशन रजिस्टर इज एडेड टू एवरी एड्रेस जनरेटेड बाय अ यूजर प्रोसेस। यूजर प्रोसेस मतलब सीपीयू में जो भी लॉजिकल एड्रेस जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन मींस डेटा ट्रांसलेशन। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में दो चीजें बताई थी कि हम दो काम करते हैं जब सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को मेन मेमोरी में लाते हैं। फर्स्ट इज योर एड्रेस ट्रांसलेशन। एड्रेस ट्रांसलेशन आपने देख लिया कैसे हो रहा है। एंड सेकेंड होता है हमारा डेटा ट्रांसलेशन। डेटा ट्रांसलेशन मतलब मेन मेमोरी में आप कैसे उसको स्पेस प्रोवाइड करोगे, वो स्पेस प्रोवाइड करने को ही हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, मेमोरी एलोकेशन। ये टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज योर कंटीजियस एलोकेशन एंड सेकेंड वन इज योर नॉन कंटीजियस एलोकेशन। एक बार यहाँ तक आप एक बार माइंड में इसको रिव्यू कर लो कि आपको इतना समझ में आ गया है। मेमोरी की क्या लोकेशंस हैं, देन क्यों मेमोरी में हमारे की रिक्वायरमेंट क्या थी, क्या के 3 पॉइंट्स वो क्या थे कि हमें सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को मेन मेमोरी में लाना पड़ा। जब डेटा को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाते हैं देन अगेन हमारे पास दो प्रॉब्लम्स होती हैं। फर्स्ट इज डेटा को कैसे ट्रांसलेट करें, मीन्स कैसे फैच करें सेकेंडरी से मेन मेमोरी में, और दूसरा एड्रेस को कैसे मैप करें। उससे रिलेटेड आपने बहुत सारी चीजें अभी पढ़ी हैं, लाइक बाइंडिंग किस स्टेज पे क्या होती है, एड्रेस मैपिंग कैसे करनी है, रिलोकेशन रजिस्टर क्या होता है, कैसे आप डेटा को चेक करना है, ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है क्लास यहाँ तक? मैम जो हमारा मेमोरी मैनेजमेंट होता है वो किससे अटैच होता है, मेन मेमोरी से? नहीं, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपका एड्रेस ट्रांसलेशन करेगा ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है वो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ओके मैम। ठीक है। फिजिकल मेमोरी तो ये सेपरेट हो गया ना, ये मेन मेमोरी हो गया आपका, ये प्रोसेसर हो गया, दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रोग्राम है ये जो हेल्प कर रहा है दोनों को। नेक्स्ट हमारा आता है, अब हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। नेक्स्ट हमारा डेटा को फैच करना, मींस डेटा ट्रांसलेशन फ्रॉम सेकेंडरी टू मेन मेमोरी। इसी को हम मेमोरी एलोकेशन बोल रहे हैं क्योंकि हमें मेमोरी में मेन मेमोरी में स्पेस प्रोवाइड करना है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज योर contiguous allocation and second one is non-contiguous। मैं आपको एक बार ब्रीफ में बता देती हूँ कि contiguous और non-contiguous है क्या। contiguous मतलब योर कॉन्टिन्यूटी में जो भी आप स्पेस प्रोवाइड करोगे डेटा को, सपोज दिस इज योर मेन मेमोरी, ठीक है। जब आप सेकेंडरी मेमोरी से जब एक प्रोसेस को फैच करोगे तो हम क्या कर रहे हैं, किसी प्रोसेस को जब फैच कर रहे हो तो कंप्लीट हम चाह रहे हैं कि वो जो प्रोसेस है वो एक ही स्पेस पे रहे, ठीक है। सपोज यहाँ पर मेरा कोई प्रोसेस ऑलरेडी है, इट इज ऑफ 2 KB। जो हम प्रोसेस फैच कर रहे हैं वो 4 KB का है, ठीक है। यहाँ पर जो स्पेस प्रोवाइडेड है मुझे जो बचा हुआ है वो हमारा 4 KB का है, यहाँ आपका 3 KB का है,
तो हम क्या कर रहे हैं, आपके पास एनफ स्पेस है, आप कंप्लीट प्रोसेस को यहाँ पर फैच कर लोगे। दिस इज कंटीजियस एलोकेशन। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, कंटीजियस वैसे समझ में आया कि जो भी प्रोसेस आप लाओगे उसे कंप्लीटली एक ही जगह पे रखना है, ठीक है। अगर सपोज हमारे पास क्या होता है, जो मेरे पास मेन मेमोरी में स्पेस है, यहाँ 4 है, यहाँ ऑलरेडी एक प्रोसेस है 2 KB का, और यहाँ 10 है, और जो मैं प्रोसेस फैच कर रही हूँ वो है 5 KB का। तो अगेन आपके पास स्पेस है, 4 में आप उसको रख नहीं सकते क्योंकि आप प्रोसेस का पार्टीशन हो जाएगा, तो यहाँ पर उसको स्पेस प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पर कितना स्पेस फ्री रह गया, 5। ये था हमारा 5 KB का P1 प्रोसेस। अब मुझे नेक्स्ट प्रोसेस फैच करना है P2 जो 6 KB का है। तो ये आपके पास स्पेस है उस प्रोसेस को फैच करने के लिए? मैम है पर कॉन्टिन्यूअस में नहीं हो रहे हैं। दिस इज द प्रॉब्लम विद दिस स्कीम कंटीजियस एलोकेशन में, कि आपके पास इन टोटल 9 KB स्पेस है, बट आप उस प्रोसेस को फैच नहीं कर सकते। इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। क्लास समझ में आया? यस मैम। मेमोरी मैनेजमेंट भी ना बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसमें अगर सारी टर्म्स आप इसको एक मैप बनाते जाओगे मेमोरी में तो याद रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप मेन मेमोरी में डेटा फैच कर रहे हो तो कंटीजियस मतलब क्या होता है, एक साथ चाहिए। कंटीजियस का एग्जांपल आपको क्या बताया था मैंने, एरे। एरे मतलब सिक्वेंशियल ऑर्डर में एक साथ चाहिए मुझे स्पेस, अलग अलग नहीं चाहिए। तो जब आपको फर्स्ट P1 प्रोसेस फैच करना था, 5 KB का यहाँ पर था, 5 KB रेस्ट रह गया। अगेन जो मैं P2 फैच कर रही हूँ इट इज ऑफ 6 KB, बट यहाँ पर 4 KB स्पेस अवेलेबल है, यहाँ 5। तो टोटल हमारे पास जितना P2 को रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा है, स्टिल हम उसकी जो नीड है उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। क्लियर क्लास? यस मैम। यस मैम। तो अब यहाँ पर एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं। मेन मेमोरी मस्ट सपोर्ट बोथ OS एंड यूजर प्रोसेसेस। लिमिटेड रिसोर्सेस मस्ट एलोकेट एफिशिएंटली। Contiguous allocation. Main memory usually consists of 2 partition resistant। ये हम ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये आपको याद ही होना चाहिए कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके पास 2 पार्टीशन होते हैं। ये बहुत पहले वाला जो हमारा ये था ना, फर्स्ट पार्टीशन फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो लास्ट रेस्ट पार्टीशन होता है इट इज फॉर द यूजर प्रोसेसेस। ये याद रखना, मेन मेमोरी हमेशा के। अगेन वॉइस ब्रेक होने लगी मैम आपकी। बेटा मेरे एंड से तो नेटवर्क अभी कंप्लीट है। नो मैम नहीं हो रही ब्रेक। अभी तो मेरा मोबाइल के नेटवर्क से चल रहा है, तो ये मेरे यहाँ 100% है अभी। तो कंटीजियस में आपकी प्रॉब्लम आती है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की, ठीक है। आगे इन्होंने मे भी दिखाई होगी। ये क्लियर है ये वाला आपको डायग्राम? यस मैम। ये हम जो अभी पहले पढ़ चुके हैं सेम ही है।